आपका नसीब आपके विल पावर से भी जुड़ा हुआ है। कहते हैं कि आपके ग्रह भी आपके विल पावर के अनुसार ही आपको फल देंगे। क्या अपनी हस्तरेखा को या अपनी कुंडली को, जैसे आप में कोई दोष है तो उसे बदलने का रखता है पावर? अगर आपके नसीब में नहीं होता तो एस्ट्रोलॉजर की भी गलती हो सकती है। टाइम पे डॉक्टर नहीं आएगा सी सेक्शन के लिए, आधी रात को ऐसा पेन उठेगा कि इमीडिएट सी सेक्शन करना पड़ेगा। रामायण में एक केस था कि भाई जो रावण का सबसे बड़ा बेटा था, उसका रावण ने प्लानिंग ही ऐसा किया था कि सब ग्रह एक जगह पे रहे। हाँ, तो उसका कुछ रिलेशन हम कर सकते हैं? हाँ। अभी डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीत गए अमेरिका में, तो वहां के एस्ट्रोलॉजर ने करीब 6 महीने पहले प्रिडिक्ट किया था कि ही विल विन। कई सारे पंडित ब्राह्मण बोलते कि ये पूजा करवाओ 5 घंटे 10 घंटे सब कुछ करवा लिया, लेकिन फिर भी कई बार रिजल्ट मिलता है, कई बार नहीं मिलता। तो उसके लिए क्या करें? रेमेडी कुछ हद तक काम करती है, बहुत तरह की रेमेडी होती है और आपकी श्रद्धा से उसका फल मिलता है। माइंड में ये सवाल आता है कि भाई क्या इतना प्रिसाइज, बिकॉज मैंने अपनी कुंडली भी पढ़ी है और जो बनी थी 30 साल पहले कोई ब्राह्मण ने बनाई थी, वो गांव के, और वो कुंडली में अनुमान 80-85 बातें सही है। इतना प्रिसाइज कैसे? शादी ना हो या आपके धंधे में कोई नुकसान होना हो या आपकी लाइफ में कोई बड़ी प्रॉब्लम आ रही हो, तो हम सबसे पहले तो भगवान को दोष देते हैं या तो कुंडली को दोष देते हैं। तो ये कुंडली एस्ट्रोलॉजी के बारे में मुझे तो आपकी तरह ही बहुत ही कम नॉलेज है, तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना हमारी लाइफ को एक सही ट्रैक पर अगर लाना है तो उनके जो एक्सपर्ट है उनसे मिले। एस्ट्रोलॉजी के रिलेटेड मैंने 2-3 कंसल्टिंग जब की है, मिस्टर नीलेश जो हमारे नज़दीक भी हमारे फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी है और ऑलरेडी कई सारे अवार्ड विनर है एस्ट्रोलॉजी फील्ड के अंदर, तो उनकी तरफ से जो चीज़ें हमें पता चली वो 90% 95% अनुमान सही रही। तो मैंने सोचा कि भाई इस चीज़ में बिलीव करने जैसा है और आज हम उनसे बातचीत करेंगे एस्ट्रोलॉजी के ऊपर। थोड़ा सा हट के टॉपिक है, हमारे टॉपिक्स हेल्थ एंड फिटनेस के होते हैं, लेकिन आज हम बिल्कुल ही नए टॉपिक पर आपके लिए एक पॉडकास्ट लाया है। तो लेट्स वेलकम अवर गेस्ट मिस्टर नीलेश एंड थैंक यू सो मच कमिंग ओवर हियर मिस्टर नीलेश। थैंक यू सो मच। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि भाई एस्ट्रोलॉजी जो है उसका विचार आपको कैसे आया कि मैं एस्ट्रोलॉजी में अपना करियर बनाऊं? करियर बनाने का कोई विचार नहीं आया था। मेरी एजुकेशन मेरी ही कुछ गलती के कारण खराब हो गई थी, तो एक एस्ट्रोलॉजर ने मेरी कुंडली देख के बोल दिया आपकी एजुकेशन ये टाइम पे खराब हो सकती थी। तो मुझे थोड़ा आश्चर्य लगा कि इनको कैसे पता चला। फिर भी मैंने उस टॉपिक पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर मेरे यहाँ बेटा हुआ, तब एक नेचुरल हर फादर की क्यूरियोसिटी होती है, वैसे मुझे भी था। और फिर मेरे बेटे के लिए मैंने 2-3 एस्ट्रोलॉजर को कंसल्ट किया और नेचुरली वहाँ से एक ऐसी ग्रिप आने लगी या ऐसा इंटरेस्ट बढ़ने लगा और धीरे धीरे करके नाउ आई एम हियर। That's it. ऐसा मैंने सुना है कि इसके कुछ टाइप्स भी होते हैं, जैसे एस्ट्रोलॉजी जो है वो अगर पहला तो सवाल कि भाई अगर कोई पढ़ना चाहता है इसे प्रॉपरली, तो पहले तो ये पूछेगा कि एस्ट्रोलॉजी के कितने टाइप्स हैं, मैं क्या एस्ट्रोलॉजी में पढूं, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए प्लीज़। हम सुनते हैं कि इंसान का नसीब उसके हाथ में है, तो सबसे पहले मैंने हस्तरेखा से शुरू किया था। हस्तरेखा का प्रैक्टिस आसान इसलिए है कि आप कहीं पे भी बैठे हो अपने दोस्तों का हाथ देख सकते हो, ट्रेन में जा रहे हो तो साथ में आपके जो मुसाफरी कर रहे हैं उनके साथ थोड़ा बातचीत कर सकते हो। तो ऐसे ऐसे हॉबी के हिसाब से धीरे धीरे स्टार्ट किया। वैदिक एस्ट्रोलॉजी सीखा, आगे चल के मुझे भी पता चला कि एस्ट्रोलॉजी मोर देन 100 टाइप्स की होती है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में एक नीरियन मेथड है और एक सायन मेथड है। वैसे ही दशाएं देखने का तरीका, विष्टोत्तरी दशा है, अष्टोत्तरी दशा है, योगिनी दशा है एंड लॉट्स ऑफ। फिर कुछ लोग टैरो कार्ड से देखते हैं, कुछ लोग एस्ट्रोलॉजी रमल विद्या से, कौड़ियों से देखते हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो बहुत सारे तरीके हैं
मुझे सबसे अच्छा तरीका लगता है एस्ट्रोपामिस्ट, जिसमें आपकी हस्तरेखा और कुंडली दोनों देखी जाती है। अब ऐसी जरूरत क्यों है कि आपके पास कुंडली है फिर भी हस्तरेखा देखनी पड़ती है? तो हम कुंडली बनाते हैं बर्थ डेट, बर्थ टाइम और बर्थ प्लेस से। तो समझ लीजिए किसी के यहाँ जुड़वा बच्चे हुए और सीजर से हुए, सी सेक्शन से, तो दोनों का बर्थ टाइम एग्जैक्ट सेम है, बर्थ डेट सेम है, बर्थ प्लेस सेम है। तो एक बेटा सूरत में है और दूसरा अमेरिका में है, ऐसा क्यों? तो ये चीज आपको हस्तरेखा से पता चलेगी। फिर आपका नसीब आपके विल पावर से भी जुड़ा हुआ है। कहते हैं कि आपके ग्रह भी आपके विल पावर के अनुसार ही आपको फल देंगे। तो जैसे कर्मा इंपॉर्टेंट है, वैसे कॉन्फिडेंस, विल पावर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या ये कॉन्फिडेंस और विल पावर जो है वो क्या अपनी हस्तरेखा को या अपनी कुंडली को, जैसे आप में कोई दोष है तो उसे बदलने का रखता है पावर? 100% तो नहीं बदल सकता, मगर आप भक्ति से, कर्मा से, विल पावर से, कॉन्फिडेंस से कुछ हद तक इसको बदल सकते हैं। एक एस्ट्रोलॉजर अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से और आपके साथ कंसल्ट करते हुए आपकी बातें सुन के आपको अलग अलग तरीके समझाएगा कि आप ये प्रॉब्लम के लिए इस हिसाब से भक्ति करो, ये रेमेडी करो, वो करो, ऐसा मत सोचो, ऐसा सोचो। तो इस हिसाब से जब जुड़वा बच्चे भी होते हैं तब दोनों की बातें सुननी पड़ती है, क्योंकि दोनों की कुंडली ऑलमोस्ट सेम है। अभी करीब 2 घंटे पहले जुड़वा बच्चे की ही कुंडली आई थी। एक पढ़ने में बहुत होशियार है, दूसरा पढ़ने में थोड़ा डल है, मगर उन लोगों का बर्थ टाइम 9 मिनट डिफरेंट था। तो दोनों की जो D24 चार्ट होता है वो डिफरेंट था। एक के D24 चार्ट में एजुकेशन अच्छा था और वो सच में पढ़ने में होशियार लड़का था। दूसरा का D24 चार्ट डाउन था और उसको पढ़ाई में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। मगर ये दो D24 चार्ट दोनों के अलग अलग क्यों बने? क्योंकि दोनों के बर्थ टाइम में 9 मिनट का डिफरेंस था और D24 जो है ना वो 2 या 2.5 मिनट में चेंज हो जाता है। D24 मतलब क्या? अलग अलग तरह की कुंडली होती है। जैसे जन्म लग्न कुंडली 1.5 घंटे से 2 घंटे में चेंज होती है। चंद्र कुंडली तो चंद्र 2 या 2.25 दिन में राशि बदलता है। तो इस हिसाब से D1, D2, D3 इस हिसाब से D24 तक कुंडली बनती है और वो 2.25 मिनट में चेंज हो जाती है। आपने जो कभी पूछा और बोला कि भाई सी सेक्शन हुआ था, तो जैसे नेचुरली तो बर्थ होता है तो उस समय तो जो ग्रहों की दिशा है उस हिसाब से होता है, लेकिन अगर कोई पर्पसली कोई स्पेसिफिक डेट पर करवाता है सी सेक्शन तो क्या वो नेचुरल है, उससे ग्रहों की स्थिति? मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर आपने एडवांस में प्लानिंग करके किसी एस्ट्रोलॉजर को पूछा कि मुझे ये तारीख को ये टाइम पे सी सेक्शन करवाना है और उस एस्ट्रोलॉजर ने बोला कि ये अच्छा है, इसमें थोड़ा चेंज करो तो और अच्छा हो जाएगा, और आपने एस्ट्रोलॉजर की सलाह के अनुसार काम किया और हुआ, तो वो भी नेचुरल ही है। अगर आपके नसीब में नहीं होता तो एस्ट्रोलॉजर की भी गलती हो सकती है, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड पॉइंट, टाइम पे डॉक्टर नहीं आएगा सी सेक्शन के लिए। थर्ड पॉइंट, आधी रात को ऐसा पेन उठेगा कि इमीडिएट सी सेक्शन करना पड़ेगा। तो क्या मैं इसको रिलेट कर सकता हूँ? रामायण में एक केस था कि भाई जो रावण का सबसे बड़ा बेटा था, उसका रावण ने प्लानिंग ही ऐसा किया था कि सब ग्रह एक जगह पे रहे। हाँ, तो उसका कुछ रिलेशन हम कर सकते हैं? हाँ, रावण ने ऐसा प्लानिंग किया था कि उसके बेटे का जन्म हो तब सारे ग्रह उसकी मर्जी से उसी जगह पे बैठे हुए हो, बराबर। अब उस जमाने में क्या विद्या थी या क्या साइंस था, आई डोंट नो, बट आज के ज़माने में अगर आपको विचार आता है कि मैं एस्ट्रोलॉजर से पूछ के कराऊं सी सेक्शन, तो वो विचार भी आपको नेचर ने ही दिया है। बराबर। एस्ट्रोलॉजर जवाब देगा अपनी बुद्धि से, मगर उसके मुंह से नेचर ही बोल रहा है, और उसके कहे अनुसार अगर सी सेक्शन होता है, डॉक्टर टाइम पे आ जाता है और सब होता है, तो वो नेचर ही है। वरना बहुत से लोग मेरे पास तारीख और टाइम ले गए हैं, मगर आधी रात को ऐसा पेन होता है तब अर्जेंटली
सब कुछ मायने नहीं रखता, अर्जेंटली आपको सी सेक्शन करना पड़ेगा। और एक इसके साथ कनेक्टेड टॉपिक न्यूमरोलॉजी का भी है शायद, कि भाई कौन सी डेट पर बच्चे जन्म लेते हैं, वो भी बहुत मैटर करता है उससे ना, डेट भी बहुत मैटर करती है। देखिए, आज के ज़माने में इंडिया में इंग्लिश लैंग्वेज का उपयोग बहुत बढ़ गया है और न्यूमेरोलॉजी में स्पेलिंग उसका इम्पोर्टेंट है, नंबरों का इम्पोर्टेंट है, मगर ये जो लोसू चार्ट है या नंबर्स है वो बर्थ डेट से बनते हैं। कुंडली में हम बर्थ टाइम भी डालते हैं, बर्थ प्लेस भी डालते हैं, राइट, तो ये ज़्यादा प्रिसाइसली हो सही गया। जाता है, राइट। और जब हस्तरेखा देखते हैं तब जुड़वा बच्चों में खास करके उनसे मिलके उनकी हस्तरेखा देखे, उनसे बातचीत करें तो आप ज़्यादा प्रिसाइसली जवाब दे सकते हो। और बहुत से तरीके दूसरे भी है, प्रश्न कुंडली है, केपी मेथड है, बराबर। मगर जब जुड़वा बच्चे हो और दोनों बच्चे आपके सामने बैठे हो और उनसे बातचीत करके और ये सारी एस्ट्रोलॉजी की मेथड अप्लाई करके आप अगर जवाब दोगे तो आपकी बात सच होने की पॉसिबिलिटी बहुत बढ़ जाएगी। नीलेश जी, मुझे ये जानना था कि भाई एस्ट्रोलॉजी जो है वो तो हम सनातन धर्म के लोग ज़्यादा मानते हैं, मुझे ऐसा लगता है। आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, बट आप बताइए कि क्या ये अलग अलग धर्म के लोग जैसे कैथलिक है, क्रिश्चियन है, इस्लामिक है, उन सब के लिए भी, ज्यूज़ के लिए, इन सब के लिए भी समान तरीके से है क्या? बिकॉज इंसान तो जन्म उस हर बंदे का वही टाइम पे होता है, और ग्रह की दशा तो हम चेक कर ही सकते हैं कुंडली से, टाइम से, जैसे आपने कहा। देखिए, अब सनातन धर्म से हम लोग हैं और उसमें मेन 4 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद। अब एस्ट्रोलॉजी को वेदों की आंखें कहा गया है, मतलब आपको कुछ फ्यूचर प्लानिंग करना हो उसके लिए ये इम्पोर्टेंट है। अब एस्ट्रोलॉजी की जो मेथड है वो आप किसी भी धर्म के लोग के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। अगर कोई मुस्लिम आके मुझसे पूछे कि मेरी शादी कब होगी तो मेथड तो यही अप्लाई होगी। मुस्लिम में भी कुछ वर्ड सुने हैं जैसे कि नजूमी, ज्योतिष या एस्ट्रोलॉजर जैसा ही वर्ड है नजूमी, तो ऐसे मैंने हर धर्म में देखा है। जैसे क्रिश्चियन में टैरो कार्ड रीड करने की टैरो परंपरा कार्ड रीड करते हैं, वहाँ वो इजिप्ट में बना है, उसकी स्टार्टिंग कुछ लोग बोलते हैं इटली से हुई है। अभी डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीत गए अमेरिका में, तो वहां के एस्ट्रोलॉजर ने करीब 6 महीने पहले प्रिडिक्ट किया था कि ही विल विन। ओके, तो वहां पे साइन मेथड से ये सारा कैलकुलेशन होता है और ये हर धर्म के लोग अप्लाई कर सकते हैं। और किसी भी तरह का साइंस हो या शास्त्र हो, वो कितना यूज करना है ये आपके खुद के इंडिविजुअल विवेक पे डिपेंड करता है। जैसे आजकल स्मार्टफोन सब लोग यूज करते हैं, वो साइंस है, मगर आप उसका जरूरत से ज्यादा यूज करोगे तो नुकसान करेगा। वैसे ही हर साइंस या हर शास्त्र आपके खुद के विवेक के आधार पे आपको यूज करना है। जैसे कई लोग करते हैं ना कि भाई कुंडली देख के नहाने जाते हैं, कुंडली नहीं, देख के ऐसा गाड़ी नहीं चलाते करना है, हैं। बहुत गलत, बहुत गलत है। अगर आप कुछ बड़ा प्लानिंग कर रहे हो तो फ्यूचर प्लानिंग के लिए एस्ट्रोलॉजी बहुत हेल्पफुल है, हर धर्म के लोगों के लिए हेल्पफुल है। मगर आप छोटी छोटी बातों के लिए अगर एस्ट्रोलॉजर के पास जाओगे, इट इज नॉट गुड। इट्स एडिक्शन भाई, एडिक्शन, एक प्रकार से कि मुझे अच्छा या बुरा अपने बारे में सुनना है, फिर ओवर थिंकिंग बढ़ जाती है कि ये होगा, ये होगा। आप चाय या कॉफी भी दिन में 1-2 कप से ज्यादा पियोगे तो नुकसान ही होगा। नीलेश जी, मेरा एक क्वेश्चन था कि भाई इसका एस्ट्रोलॉजी का बेस क्या है? जैसे कि सप्त ऋषियों में से कोई एक ऋषि थे जिसने इसका इजाद किया था या इस विज्ञान को आगे बढ़ाया था, तो इसका बेस हम कैसे माने कि एस्ट्रोलॉजी जो है वो इंडियन ओरिजिन से ही है? एस्ट्रोलॉजी के मेन 2 पार्ट है, गणित और फलित। गणित पार्ट में मैथ्स होता है एस्ट्रोनॉमी का, खगोल विज्ञान का, वो आप इंडिया में गिनो या इंडिया के बाहर जाके गिनो सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। मगर जो फलित पार्ट है वो कभी कभी एस्ट्रोलॉजर बदलते ही ओपिनियन चेंज हो जाएगा। कि कोरोना में मुझे कोई पूछने आया कि मुझे अगले महीने विदेश जाना है, जा सकता हूं या नहीं, तो उसकी कुंडली में विदेश योग होगा तो भी मैं ना बोलूंगा। क्यों? क्योंकि फ्लाइटें बंद थी, कैसे जाएगा? कितना भी स्ट्रांग विदेश योग हो, कैसे जाएगा?
तो एस्ट्रोलॉजी में गणित और फलित के ऊपर भी एक पार्ट है जिसको बोलते हैं देश और काल। देश मतलब जगह, काल मतलब टाइम, और जगह और टाइम मिलके क्या बनेगा? सिचुएशन, एक परिस्थिति। तो गणित फलित और उसके ऊपर क्या सिचुएशन है वह भी देखना पड़ेगा, बराबर। तो इस हिसाब से एस्ट्रोलॉजी वर्क करती है। तो वास्तु एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमारे हाथ में कुछ हद तक है। अगर मैं आपको बोलूं कि ये खिड़की बंद रखो या यहाँ पे दीवार बना दो तो शायद पॉसिबल है, मगर एस्ट्रोलॉजी में हस्तरेखा बदलना या कुंडली बदलना हमारे हाथ में नहीं है। जब सप्तऋषि थे तो उन्होंने ये जो गणित वाला पार्ट बनाया या एस्ट्रोनॉमी खगोल विज्ञान का पार्ट बनाया, तो हम सोचते हैं कि उनके पास कोई साधन नहीं था, तो इतना सारा ज्ञान उनके पास आया कहाँ से? जो हजारों साल पहले उन्होंने कैलकुलेशन दिया है, वो कैलकुलेशन के आधार पे पंचांग बनता है, बराबर। एक तो धार्मिक रूप से ऐसा बोलूंगा कि मैंने जो धार्मिक स्टोरी सुनी है तो उसके अनुसार तो ऐसा बोलूंगा कि दिव्य शक्ति या फिर हमारे भगवान का आशीर्वाद, वॉट एवर, ओके। मगर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल बन के सोचूं तो ऐसा लगता है कि थोड़े समय पहले हमने देखी एक महिला शकुंतला देवी, उनको ह्यूमन कंप्यूटर बोलते हैं। वो बचपन से मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा पावरफुल। रामानुजन, वो भी मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा पावरफुल, गॉड गिफ्टेड। तो ये सप्तऋषि में भी ये लोग गॉड गिफ्टेड होंगे जो ये सारी चीजों का आसानी से स्टडी कर लेते होंगे, उसको मैथमेटिक्स में कन्वर्ट करते होंगे। तो ये जो सप्तऋषि हमें ये जो शास्त्र दे गए हैं तो उनमें उनकी कुछ पर्सनल एबिलिटी भी होगी। जैसे गॉड गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं ना, जिसमें आम बच्चों से कुछ ज्यादा एबिलिटी होती है। किसी के पास रनिंग की एबिलिटी है, बराबर, किसी के पास मैथ्स की है। तो ऐसा कुछ शायद रहा होगा, ऐसा मुझे लगता है। तो भृगु ऋषि ने इसका इजाद किया, आप ऐसा बोल रहे हैं, राइट? जब वो विष्णु भगवान से मिलने गए तो विष्णु भगवान ने उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया तो उन्होंने लात मारी। तो विष्णु भगवान, उन्होंने बहुत प्यार से और आदर से बोला कि मेरी छाती काफी स्ट्रांग है, तो आपके पैर में चोट तो नहीं लगी। मगर लक्ष्मी माता ने क्या बोला कि आपने मेरे पति का इंसल्ट किया तो मैं आज के बाद ब्राह्मण के घर पे नहीं जाऊंगी। फिर भृगु ऋषि ने ऐसा बोला कि मैं ऐसा शास्त्र बनाऊंगा जिसके कारण आपको ब्राह्मण के घर पे आना पड़ेगा। तो ये एक स्टोरी हिंदू माइथोलॉजी में है कि इस हिसाब से एस्ट्रोलॉजी की शुरुआत हुई और भृगु ऋषि ने इस कारण से एस्ट्रोलॉजी बनाया। और अब तक हम देखते हैं कि भी जो ब्राह्मण्स होते हैं उनमें एस्ट्रोलॉजी या ये विद्या ये दी जाती है कि भाई हाँ, ब्राह्मण के पास ये ज्ञान बहुत ज्यादा होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी चला आता है, उनके ब्लड में होता है, ऐसा बोल सकते हैं। ये जो दोषाज हम सुनते हैं हमारी सनातन धर्म में तो बहुत ही ज़्यादा काफ़ी बार सुना जाता है कि भाई ये मांगलिक है, लड़का या लड़की मांगलिक है, कोई शादी करने के बाद आगे फ्यूचर नहीं है, या तो फिर ऐसा माना जाता है कि भाई कोई दोष है लड़के में या लड़की में, कोई इस चीज़ में कोई खराबी है। तो ये दोषा क्या होते हैं, दोष क्या होता है? थोड़ा फिलोसोफर की तरह बात करूँ तो दोष तो यही है कि जब इंसान को कुछ चीज पसंद नहीं आती है या उसकी मर्जी के अनुसार काम नहीं होता है तो वो उस चीज को दोष बोलेगा। अब बहुत सारे मंगल के ऊपर मीम्स भी बने हैं कि मंगल का काम क्या है, तो भाई शादी में अड़ंगा डालना। तो एस्ट्रोलॉजी में ऐसा है कि अगर आपको शादी जल्दी करनी है या आपके माँ बाप को आपकी शादी करवानी है तो अगर मंगल दोष है तो उसके कारण मैरिज में डिले होगा या फिर लव ब्रेकअप होगा या फिर एंगेजमेंट भी टूट सकती है। और इसका सिंपल सा निवारण ये है कि कुंडली मिलान से आप आगे बढ़ो। और कुंडली मिलने के बावजूद आज के आधुनिक जमाने में लड़का लड़की को 2-3 महीना एक दूसरे के साथ बातचीत करनी चाहिए और फिर ठीक लगे तो आगे बढ़ना चाहिए। अब कुंडली मिलान जरूरी है या नहीं है, तो कुंडली मिलान
का इफेक्ट मैरिज लाइफ पे 30% जितना रहता है, 35% मेल की कुंडली का इफेक्ट रहेगा, 35% फीमेल की कुंडली का इफेक्ट रहेगा। तो मैंने अपने अनुभव से ऐसा देखा है कि इंडिविजुअल चार्ट का इफेक्ट, इंडिविजुअल होरोस्कोप का इफेक्ट ज़्यादा रहता है और 30% जितना मैच मेकिंग का इफेक्ट भी रहता है। ओके, ये जो ग्रह है, जैसे अपने मंगल की बात की, तो वैसे देखा जाता है कि भाई शनि जो है वो जब अगर 7.5 शनि की लग जाती है, शनि आपकी कुंडली में आ जाता है कोई एक स्पेसिफिक स्थान पर, तो बहुत नुकसान देता है या बहुत फ़ायदा दे सकता है। उसके बारे में थोड़ा कुछ हाईलाइट करेंगे तो? शनि की पनौती दो तरह की होती है, एक तो 7.5 माने बड़ी पनौती, एक तो ढैया माने 2.5 साल की छोटी पनौती। हर आदमी को 0 से 30 साल की उम्र में एक बार बड़ी पनौती आएगी, 2 बार छोटी पनौती आएगी। उसके बाद 31 से 60 साल की उम्र में दूसरी बार बड़ी पनौती आएगी और वापस 2 बार छोटी पनौती आएगी। फिर 61 से 90 साल की उम्र में वापस ऐसा होगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो 7.5 है वह हर 30 साल में एक बार आएगी और हर इंसान को आएगी, और छोटी पनौती है वह हर 30 साल में 2 बार आएगी और हर इंसान को आएगी। इसमें क्या होता है 7.5 अगर 2.5? इसमें थोड़ा संघर्ष ज्यादा होता है। जैसे कि आपकी कुंडली में ऐसा है कि आपका एक बार एक्सीडेंट होगा और टाँके लगेंगे, तो ये जो आपकी बेसिक कुंडली का वीक पॉइंट है वो 7.5 में इम्प्लीमेंट होगा, ऐसी संभावना ज्यादा है। इससे बचा जा सकता है 7.5 से? या मैं ऐसा मानता हूँ कि शनि जो प्लैनेट है वह डिसिप्लिन, रिस्पॉन्सिबिलिटी और स्लो चलना सिखाता है। शनि वर्ड का मतलब ही ऐसा होता है कि स्लो चलो, धीमे, स्लो। ओके, तो अगर आप स्लोली चलते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चलते हो और लीगली चलते हो परफेक्शन के साथ, तो इसका अशुभ फल काफी हद तक कम किया जा सकता है। मगर छोटी मोटी गलती सबसे होती है जिसका फल शनि की पनौती में मिलता है, ज़्यादा मैग्नीफाई होकर मिलता है। यस। और ये जैसे शनि जो है उसको हम थोड़ा हमारी संघर्षपूर्ण मानते हैं कि करियर में या कोई भी चीज़ में। वैसे कोई एक ऐसा ग्रह कि जो हमारे लिए बहुत अच्छा है? गुरु, जुपिटर। जुपिटर की दृष्टि को अमी दृष्टि कहते हैं और शनि भगवान की दृष्टि के लिए कहा जाता है कि उनकी दृष्टि से कोई नहीं बच पाएगा। तो जुपिटर की दृष्टि को अमी दृष्टि मतलब अमृत बोलते हैं। तो वो जब भी शनि की 7.5 के दौरान आपको बचाने की पोजीशन में आएगा, तब आपको बचा लेगा 7.5 से और कुछ अच्छा भी करेगा। तो ऐसे टाइम में मैं क्लाइंट को ऐसा बोलता हूँ कि काफ़ी स्लो हो जाओ, काफ़ी स्लो हो जाओ, और आपने आज तक जो भी कुछ काम किया है उसमें भी कोई गलती तो नहीं हुई है ना, उसको रीचेक करो। मतलब आप जो है सोच समझ कर कोई भी सोच समझ के परफेक्शन के साथ और स्लोली काम करो। और ये जो नंग पहनते हैं 7.5 से या कोई भी दशा से बचने के लिए, वो काम के होते हैं? रेमेडी में सबसे अच्छी रेमेडी है भक्ति और थोड़ा सा वास्तु का इफेक्ट, मैं ऐसा मानता हूँ। और ये 7.5 में ये भी कहा जाता है कि भाई हनुमान जी का या श्री राम जी का जप करने से 7.5 कम होती है। क्या ये भी रियल है? हनुमान चालीसा? जी हाँ, हनुमान चालीसा का जाप करने से, 7.5 में सैटरडे को डोनेशन करने से, राम जी की उपासना करने से फर्क तो पड़ता है। फायदा ना हो मगर एटलीस्ट नुकसान से तो बचा जा सकता है या नुकसान कम किया जा सकता है। मगर सबसे बड़ा है कर्मा। आप ऐसे काम करो जो परफेक्ट हो, लीगल हो, स्लोली करो, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करो, तो मोस्टली अच्छा ही होगा। और ऐसा करने से ही भगवान भी खुश रहेंगे। अगर आप एक तरफ भक्ति ज़्यादा करते हो, दूसरी तरफ आप गलत काम करते हो, तो कोई तो क्या मतलब रहा? बराबर, कोई मतलब नहीं। दिनेश जी, अब मेरा एक सवाल था कि भाई न्यूमरोलॉजी जो है उसमें 1 नंबर से 9 नंबर का
कुछ ना कुछ महत्व है। मैंने कई सारे वीडियोस में देखा भी है पर्सनली, और मैंने अनुभव भी किया। जैसे मेरा नंबर है 27 दिसंबर, मतलब 2 और 7 9। तो मेरे में जो एनर्जी होती है वो अनुमान थोड़ी ज़्यादा है, जितना मैंने देखा और पढ़ा था। तो हर एक न्यू नंबर्स का क्या वैल्यू है, पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा। नंबर 1 सूर्य का है, तो सूर्य को मित्र भी कहा गया है। तो नंबर 1 वाले फ्रेंडली होते हैं, मगर सूर्य की तरह थोड़े से स्ट्रिक्ट भी होते हैं। किसी को लगता है कि ईगोइस्ट है, सामने वाले को ऐसा लग सकता है। नंबर 2 चंद्र का, मून का है। वो लोग इमोशनल होते हैं, ट्रैवलिंग के शौकीन होते हैं। बहुत सारे फिल्म स्टारों की बर्थ डेट में आप नंबर 2 का प्रभाव देखेंगे, राजेश खन्ना वगैरह। फिर नंबर 3 गुरु का है, जुपिटर का। गुरु मतलब नॉलेज, तो ऐसे लोग अपनी फील्ड में बहुत ज़्यादा नॉलेज वाले होंगे और धार्मिक मामलों में भी उनको इंटरेस्ट रहेगा। नंबर 4 राहु का नंबर है। अब राहु को डेविल माना गया है, मगर आप कोई चीज़ का रिसर्च करते हो, बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग करते हो, वो बोलते हैं ना बाल की खाल निकालना, तो वो कभी कभी ये 4 नंबर वाले करते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं। अब देखिए, साइंटिस्ट तो हर कोई बनता नहीं है। राइट। 4 नंबर वाले समझ लीजिए 100 लोग हैं और ओवर थिंकिंग करेंगे, तो वो 100 लोग में से एक साइंटिस्ट बनेगा, बाकी के 99 का सिर भारी हो जाएगा, हेयर फॉलिंग होगा, बराबर गुस्सा बढ़ जाएगा। बराबर। बराबर, तो ये 4 नंबर का इफेक्ट है। नंबर 5 बुध का नंबर है। मैथमेटिक्स अच्छा होता है, स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट होता है, स्पीच अच्छी होती है। नंबर 6 वीनस, शुक्र, एंटरटेनमेंट, डेकोरेशन, आर्ट वर्क, रोमांस, ये सब शुक्र में आएगा। नंबर 7 केतु, स्पिरिचुअल ग्रोथ। कुछ लोग बोलते हैं ना, आई एम नॉट रिलीजियस बट स्पिरिचुअल फ्रॉम इनसाइड, वो नंबर 7 वाले हो सकते हैं। ओके, और कुछ लोग ऐसे ही बोलते रहते हैं कहीं पे पढ़ के, मगर नंबर 7 वाले ऐसे हो सकते हैं। नंबर 8 सैटर्न, शनि। तो नंबर 8 वालों को संघर्ष ज़्यादा होता है, मगर नंबर 8 वाले लोग गवर्नमेंट जॉब में या लॉ करना हो, वकीलात, उसमें अच्छे से सक्सेसफुल हो सकते हैं। नंबर 9 मंगल, एनर्जी, स्ट्रॉन्ग, फ्रेंडली भी होते हैं, डेयरिंग वाले होते हैं, स्पीड में काम करते हैं। और नंबर 9 वालों का लाइफ में एक आध बार छोटा मोटा एक्सीडेंट या चोट लगना, टाँके आना, ये सब होता है। तो ऐसे 1 से 9 नंबरों का बेसिक प्रभाव है। तो राशि पर से अगर नाम रखते हैं और नहीं रखते तो उसमें कितना फायदा या नुकसान हो सकता है आगे आने में? अब देखिए, मैंने अपने एक्सपीरियंस से ऐसा देखा है कि अगर आप राशि पे से नाम रखते हो या मित्र राशि से नाम रखते हो तो प्रॉब्लम नहीं होती है, मगर आप शत्रु राशि से नाम रखोगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। आपका एग्जाम्पल, आपकी कुंडली में मून साइन है कैप्रिकॉन, मकर, मगर आपका नाम है गौतम, तो आपका नाम है एक्वेरियस, कुंभ राशि से। तो मकर राशि और कुंभ राशि के बीच में क्या संबंध है? तो मकर राशि से कुंभ राशि दूसरी है, तो दूसरा हाउस कुंडली में क्या है? पैसों का है और फैमिली का है। तो आपने राशि के अनुसार नाम नहीं रखा है, मगर आपने ऐसी राशि के अनुसार नाम रखा है जो आपके फैमिली के सुख को बढ़ाएगी या पैसों को बढ़ाएगी, तो ये चलेगा। दोनों फ्रेंड है, मकर और कुंभ। मगर आपका नाम हो गया मोंटू, तो मोंटू की हो गई सिंह राशि। अब वो मकर राशि से 8 हाउस में है, तो 8 हाउस मृत्यु का है। तो अगर आपका नाम मोंटू होता तो आपको कहीं ना कहीं पे अड़चनें ज्यादा आती। आपकी लाइफ का संघर्ष जो नेचुरली 10% होना चाहिए वो बढ़ के 15% हो जाता या 12% हो जाता, और आपका गुड लक नेचुरली समझ लीजिए 90% होना चाहिए, वो गुड लक थोड़ा कम हो जाता। मैंने ऐसा भी देखा कि कोई आके बहुत ज़्यादा रोना रो रहा है कि मेरे साथ ये हो गया वो हो गया,
तो उसकी राशि मकर है मगर नाम रख दिया है मोंटू। और किसी को मैंने छोटी उम्र में सक्सेसफुल देखा कि अच्छा पैसा कमा रहा है, तो उसकी राशि मकर है मगर नाम रखा है एक्वेरियस से या फिर टॉरस से, तो वो सक्सेसफुल है। के ऊपर एक मूवी भी आई थी, अगर आपने देखा हो, प्रभास की एक मूवी थी एस्ट्रोलॉजी के ऊपर। हाँ, उसमें एक सीन था कि भाई 4 मुर्दे जो है उसके फिंगरप्रिंट लिए थे, उन्होंने एग्जैक्ट रीज़न बता दिया कि भाई क्या उनके डेथ का रीज़न क्या था। तो इससे मुझे माइंड में ये सवाल आता है कि भाई क्या इतना प्रिसाइज, बिकॉज मैंने अपनी कुंडली भी पढ़ी है और जो बनी थी 30 साल पहले कोई ब्राह्मण ने बनाई थी, वो गाँव के, और वो कुंडली में अनुमान 80-85 बातें सही है, इतना प्रिसाइज कैसे? मैंने बोला ना, ये सप्तश्री ऋषि हमारे लिए देके गए हैं और ये इतना इम्पोर्टेंट शास्त्र है कि उसको वेदों की आंखें बोला गया है। और आप इसको ठीक तरीके से यूज करो तो ये बहुत ही अच्छा आशीर्वाद है, बहुत ही काम का है, बराबर। मगर जो आपकी कुंडली में नहीं है, मैं आपको बोल दूं कि भाई आपको लोहे का काम नहीं करना है, फिर आप बोलोगे नहीं मुझे लोहे का ही करना है, फिर आप ये उपाय करो वो उपाय करो, आप जबरदस्ती करने जाओगे ना, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। एस्ट्रोलॉजी में क्या है कि एस्ट्रोलॉजर या आपकी कुंडली बोलती है कि नदी का पानी इस तरफ बह रहा है, तो आप उसी दिशा में स्विमिंग करोगे ना तो थकावट कम होगी, फिर आप सामने तैरने जाओगे ना तो थक जाओगे। मगर कुछ लोग ऐसा चाहते हैं कि मैं इसके आधार पे मेरा भविष्य बदल दूं, मैं खुद अंबानी बन जाऊं, बिल गेट्स बन जाऊं। अगर ऐसा होता तो मैं आपको क्यों बनाता, मैं नहीं बन जाता, बराबर। तो हर शास्त्र का यूज करने का, समझने का, इम्प्लीमेंट करने का एक लिमिटेड तरीका होता है। शास्त्र में लिखा गया है कि कुछ भी पूर्ण नहीं है, पूर्ण एक ही है, कौन? तो परमात्मा। परमात्मा के लिए श्लोक है और उसका मीनिंग है कि पूर्ण में से पूर्ण को निकाल लो तो जो बचा है वह भी पूर्ण है। तो परमात्मा जितना कंप्लीट है उतना कुछ कंप्लीट नहीं है। कुछ लोग पूछेंगे कि जिनके हाथ नहीं है उनका भविष्य कैसे देखोगे? तो भाई कुंडली से देखेंगे, मस्तक की रेखा से देखेंगे। मगर ये सारी चीजें जानने के बाद भी आप भगवान नहीं हो जाते हो। आप इंसान की लिमिट में ही कुछ न कुछ सामने वाले का भला कर सकते हो और थोड़े पैसे कमा सकते हो, बराबर, इंसान की लिमिट में रह के। वास्तु का इम्पोर्टेंस जो है वो ऑफिस बिल्ड करते समय या घर बिल्ड करते समय या कोई भी नया कंस्ट्रक्शन करते समय कितना होता है? इससे क्या क्या इफेक्ट हो सकती है फ्यूचर में? मैं वास्तु को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट समझता हूँ, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में 9 ग्रह होते हैं, वैसे वास्तु में भी 9 ग्रह होते हैं। कुंडली चेंज करना नामुमकिन है, एक बार कुंडली बन गई सो बन गई, बराबर। मगर वास्तु आप चेंज कर सकते हो, घर बदल सकते हो, घर का इंटीरियर चेंज कर सकते हो, कलर थेरापी से, कलर वास्तु से भी आप फायदा उठा सकते हो कि भाई ये रूम में ये वॉल येलो कर दो। तो आप वास्तु की जो भी कोई रेमेडी है वो अप्लाई कर सकते हो और उसका फायदा उठा सकते हो। वास्तु में कुछ ऐसा भी है जिसको एस्ट्रो वास्तु बोलते हैं, तो एस्ट्रोलॉजी के साथ कनेक्टेड है। तो कुंडली की कुछ रेमेडी भी वास्तु में अगर कोई ज्ञानी इंसान हो तो कर सकता है, बराबर। 2-3 चीजें बताएंगे स्पेसिफिक जो वास्तु में होनी ही चाहिए, जैसे एग्जांपल? वास्तु में सबसे पहले तो एंट्री गलत जगह पे नहीं होनी चाहिए। दूसरा, अंडरग्राउंड वाटर टैंक, वो भी गलत जगह पे नहीं होनी चाहिए। और तीसरा, टॉयलेट। तो ये 3 चीजें अगर गलत जगह पे होगी तो बहुत ज्यादा परेशानी करेगी, बहुत ही ज्यादा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी एंट्री ईस्ट डायरेक्शन में इंद्र के पद में है तो बहुत शुभ माना जाएगा। अब ओरिजिनल वास्तु में टॉयलेट घर के बाहर, घर से दूर होना चाहिए, जो आज के जमाने में पॉसिबल नहीं है। तो वास्तु में कुछ पार्ट ऐसा है जहां पे टॉयलेट चलेगा, तो उस जगह पे टॉयलेट होगा तो भी अच्छा फल मिलेगा। और अंडरग्राउंड वाटर टैंक अगर वो ईशान कोने में रहेगी तो वास्तु का बहुत अच्छा फायदा मिलेगा और घर में छोटे छोटे
मामूली वास्तु दोष होंगे तो उसका नेगेटिव इफेक्ट अपने आप कम हो जाएगा। जैसे नॉर्मल पर्सन है हमारे जैसे, वो तो आपसे खाली कंसल्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद अगर कोई दोष हुआ या दोष चलो नहीं हुआ, कोई चीज़ अगर अड़ रही है, कोई चीज़ गलत हो गई है, तो उसका निवारण करने के लिए कई सारी पूजा रेकमेंड की जाती है। कई सारे पंडित ब्राह्मण बोलते हैं कि ये पूजा करवाओ 5 घंटे 10 घंटे सब कुछ करवा लिया, लेकिन फिर भी कई बार रिजल्ट मिलता है, कई बार नहीं मिलता। तो उसके लिए क्या करें? अब देखिए, पहला तो पूजा करवाना गलत नहीं है। आप भगवान का नाम ले रहे हो, अच्छा काम ही कर रहे हो, मगर हर चीज अगर इंसान कुछ रुपये खर्च करके या कुछ छोटे छोटे पूजा पाठ करके बदल सकता, तब तो कोई दुखी नहीं होता, सब लोग सुखी होते। तो ये वास्तु की या कुंडली की जो भी कुछ रेमेडी है, वो रेमेडी एक हद तक काम करती है। जैसे कि गुरु की एक रेमेडी के लिए मैं आपको एक सीधा साधा उपाय बता दूं कि हल्दी की गांठ जो अनाज किराने की दुकान पे मिलती है, वो पीले रुमाल में लपेट के आप जेब में रखो तो गुरु का अच्छा फल मिलेगा। बराबर। तो कुछ लोगों को ये रेमेडी पसंद है और कुछ बोलेंगे कि नहीं, मुझे स्टोन ही पहनना है। बराबर। तो कहने का मतलब ये है कि रेमेडी कुछ हद तक काम करती है, बहुत तरह की रेमेडी होती है और आपकी श्रद्धा से उसका फल मिलता है। आपका ट्रांसमीटर और रिसीवर ये कैसे सेट हुआ है उसके ऊपर डिपेंड है। जैसे कि आपका जो रिसीवर है, अगर वो पॉजिटिव वाइब्स कलेक्ट करता है, बराबर, तो नेचर में से तो पॉजिटिव वाइब्स ट्रांसमिट हो ही रहे हैं। बराबर। एक पंडित जी ने पूजा करवाई, आपका रिसीवर ओपन है, उन्होंने नेचर को रिक्वेस्ट किया कि इनको पॉजिटिव सिग्नल भेजो, तो वहां से पॉजिटिव सिग्नल ट्रांसमिट हुए और आपके रिसीवर ने कैच कर लिए, तो आपको पूजा का फायदा हो गया। बराबर। और किसी का रिसीवर ही बंद है, वो पंडित की गलती निकालेगा कि इसने ठीक से मंत्र जाप नहीं करे, मगर जब वो पंडित जी मंत्र जाप कर रहा था तब आप भी शेयर मार्केट देख रहे थे चालू मोबाइल में, आपका पूजा में ध्यान नहीं था। आप सेंसेक्स कितना अप गया डाउन गया, आपका मन उसमें लगा हुआ था। तो ये पूरा मैं समझता हूँ कि ट्रांसमीटर और रिसीवर का कॉन्सेप्ट है। जैसे आपने पहले कहा था कि भाई आपकी एटीट्यूड और पर्सनालिटी के ऊपर भी डिपेंडेंट है। हाँ। कि भाई आप किस चीज़ को कैसे लेते हैं। Yes. अगर मैं अच्छा लूँगा तो एक्शन भी अच्छा करूँगा, और अच्छा एक्शन होगा तो रिजल्ट भी अच्छा होगा। बराबर, राइट। तो आई थिंक हम सबको आज काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिली एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, न्यूमरोलॉजी के ऊपर, और कुछ चीज़ें थी जो आपके माइंड में भी होगी, क्लियर हुई होगी, लेकिन फिर भी ये सब इंडिविजुअल चीज़ें हैं। तो अगर आपको और जानकारी चाहिए तो नीलेश भाई का नंबर मैं नीचे ऐड कर दूंगा, आप उनसे पर्सनली व्हाट्सएप पे ले सकते हैं कंसल्टेशंस वगैरह, और बाकी डिटेल्स वगैरह जो है वो कमेंट में आपको दी गई है कि भाई न्यूमरोलॉजी की जो हमने चर्चा की, वास्तु की चर्चा की, तो अगर आपको और जानकारी चाहिए तो वहाँ से आप रेफ़र भी कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच, आपने अगर वीडियो यहाँ तक देखा है तो आप एक रियल सब्सक्राइबर है। वीडियो को अब आप कमेंट करके ही जाइएगा, ऐसे मत जाइएगा, और शेयर ज़रूर से करिएगा अपने फैमिली ग्रुप में। थैंक यू सो मच, विल सी यू नेक्स्ट वीडियो।